देखिए पहला चैप्टर का नाम क्या है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। देखिए इस अध्याय में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्याएं आते हैं उसको आपको थोड़ा सा परिचय बता देते हैं। आपको लिख लेना, एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख लेना, लेकिन जो है आप लोग पहले पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि वास्तविक संख्या है तो उससे पहले आपको प्राकृत संख्या जानना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो वैसी संख्या जो गिनती की संख्या होती है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 जितना ये सब गिनती की संख्या होता है। और कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। हम लोग 100 तक याद करते रहे, लेकिन 100 तक नहीं रहता है। जितना आगे बढ़ते जाओ 100 के बाद वो सब क्या होता है? आपका प्राकृत संख्या होता है। इसके बाद प्राकृत संख्या के बाद दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या। देखो इस सब के बारे में जो है ना, पूर्ण संख्या अगर हम लोग बात करें, पूर्ण संख्या, तब पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर ये क्या होता है? यही प्राकृत संख्या में जब जीरो ऐड हो जाता है तो उसको क्या बोलने लगता है? पूर्ण संख्या बोलने लगते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये भी इंफिनिटी तक जाता है। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है? तब प्राकृत संख्या में खाली जीरो बढ़ा दो तो ये क्या पढ़ाने लगता है? पूर्ण संख्या पढ़ाने लगता है और कहलाने भी लगता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो इसको जो है प्राकृतिक संख्या अंदर होती है, किताब होता है, किताब की जरूरत नहीं है। तो 0 1 2 3 4 5 ये सब अगर हम लोग आगे जितना ही बढ़ते जाएंगे वो सब क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तब पूछा जाएगा कि एक पूर्ण संख्या है तो है, पूछा जाएगा कि एक प्राकृत संख्या है तो है, पूछा जाएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में लिखल है ना, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होता है। जैसे देखो अब है क्या कि परीक्षा में 1 नंबर वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, तो ज्यादा पूछेगा तो यही सब प्रश्न बनाता है कि बताइए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो हम लोग यहाँ से ही देख के समझ सकते हैं कि सभी, देखो ये वाला जो नंबर है इसमें ऐड किया है ना, तो सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होता है। इसके बाद तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा का क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या की बात हम लोग करें, इंटीजर नंबर। अब ये क्या होता है? तो देखिए ये जो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है, इसी के धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे अगर हम लोग बात करें कि क्या होता है, तो 0 हो गया और 0 के बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे प्लस में डॉट डॉट इंफिनिटी तक। उसी प्रकार से इधर -1 -2 -3 और कहाँ तक? तो माइनस इंफिनिटी, पूरा जितना माइनस ले लो सब और जितना प्लस ले लो सब, वो सब क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या होता है। यानी कि यही प्राकृत संख्या है ना या पूर्ण संख्या, इसके सभी संख्या इसमें देखो देखने के लिए मिलेगा आपको। सभी पूर्ण संख्या का प्रकृत जो पूर्णांक संख्या में यहाँ पर है ना। तो पूछा जाएगा परीक्षा में कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो कहेगा कि जी होता है। देखिए इसमें के सब इसमें है ना, तो होता है। पूछा जाएगा कि सभी पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्या होता है, तब नहीं, एने वाला को एने वाला में डालेगा तो नहीं, लेकिन ऊपर वाला को नीचे वाला में डालेगा तो है। समझ में आया? इसके बाद देखिए इस 2 प्रकार के होता है, पूछ देता है कबो कबो। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में ये वाला हो गया -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। और धनात्मक में क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा? तो प्लस वाला जितना है वो सब धनात्मक में हो जाएगा। जैसे 1 2 3
4 5 इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है सब लोगों को कि धनात्मक पूर्णांक जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा रहेगा, ना प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा ना माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो कैसा संख्या रहता है, वो धनात्मक संख्या रहता है, यानी कि प्लस में रहता है। और जिसमें के आगे माइनस का चिन्ह लगा है वो तो ऋणात्मक होगा ही। लेकिन धनात्मक का चिन्ह नहीं भी लगा हुआ रहेगा, धनात्मक चिन्ह किसको बोलते हैं, प्लस वाला चिन्ह को धनात्मक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, और माइनस वाला चिन्ह को ऋणात्मक चिन्ह का बोलते हैं। तो माइनस के चिन्ह लगल रहेगा तो ये तो हो जाएगा ऋणात्मक, लेकिन कोई चिन्ह न लगल रहे तब भी धनात्मक, और अगर ई वाला चिन्ह लगा दिए तब भी धनात्मक, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान देना है। अब क्या होता है अगला, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है, तो आप लोग 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, 8वीं क्लास से स्टार्ट है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिभाषा आपको याद होगा, याद है ना, कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए जहां पर एक चीज और कंडीशन होता है कि q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं हो सकता। जैसे देखो 0 एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है, यहाँ ये वाला में पूर्ण संख्या में है, इसमें भी है, इसमें भी है, और परिमेय संख्या में है कि नहीं, तो है। लेकिन क्यों, क्योंकि इसके 0 बटा में 1 लिख सकते हैं, 4 बटा मान लो कि 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है। p बराबर 4 q बराबर 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, है। क्यों, क्योंकि 1 बटा 1 इसको लिख सकते हैं, तो p बराबर 1 q बराबर 1। अब कोई कहे कि 1 बटा 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 1 बटा 0 परिमेय संख्या नहीं होता। क्यों कि q का मान जो है ना 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं होता। अगर 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर q का मान कितना देवल है, 0 दिया हुआ है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो ई वाला नहीं, इसको मिटा देते हैं। पूछा जाएगा कि जो है √25 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो √25 जो है परिमेय संख्या है। क्यों कि 25 को हम लोग मिटा के 5 पर लिख सकते हैं, √25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा ना, तो √25 भी एक परिमेय संख्या है। पूछा जाएगा कि √16 परिमेय संख्या है या नहीं, तो √16 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 को हम लिख सकते हैं 4 और 4 को लिख सकते हैं 4 बटा में 1 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए आगे अगर हम पूछे कि -√16 है कि नहीं, तब तो प्लस माइनस कोई मतलब नहीं करता है, ठीक है। इसमें प्लस वाला भी रहता है माइनस वाला भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पूछेंगे कि 22 बटा 7, सबसे कंफ्यूजन हो जाता है। 22 बटा 7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो 22 बटा 7 लिखा हुआ रहेगा तो परिमेय संख्या, और पाई लिखा हुआ रहेगा तो पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और 3.14 लिखा रहेगा तब कौन संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 22 बटा 7 लिखे 3.14 लिखे तो ये परिमेय संख्या, लेकिन पाई लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल पूछता है परीक्षा में, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं, परिभाषा नहीं लिखने के लिए आपको पूछेगा, ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, और वहां लिखा रहेगा 22 बटा 7, पाई लिखा रहेगा, 0 लिखा रहेगा, आगे का आगे कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। कंफ्यूजन उत्पन्न कर देगा आपको, तो आपको चूज कर लेना होगा सही से। 5वां क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसका जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। रूट के अंतर्गत रहेगा लेकिन उसका वर्गमूल नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3 का वर्गमूल होता है नहीं, तो यह अपरिमेय संख्या। √4 होगा संजना, बता √4 होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल कर देंगे तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। √5 होगा कि नहीं अपरिमेय संख्या, होगा। समझ में आया,
इसके बाद अगर हम पूछे पाई होगा कि नहीं अपरिमेय संख्या, तब पाई भी अपरिमेय संख्या है। पूछा जाएगा कि जीरो है कि नहीं, तो जीरो तो एकरा में चल गया, तो इसमें नहीं आएगा। समझ में आया। और प्लस माइनस वाला, माइनस प्लस में कुछ में देवल रहेगा, लेकिन जैसे कि रूट माइनस माइनस रूट 2 दे दिया गया, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो आपको माइनस प्लस में ध्यान नहीं देना, आपको देखना है कि वर्गमूल होगा कि नहीं। रूट 8 रहेगा तो होगा कि नहीं, बताओ तो। रूट 8 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो पूर्ण वर्ग नहीं ना होता है किसी का 8, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब देखिए वास्तविक संख्या तो यहाँ से चालू होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं छठा वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो इन सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सभी समूह को एक में मिला दिए, एक झोला में डाल दिए, तो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। जैसे मान लो कि ई संख्या का एक अलग झोला है, ये अलग झोला है, ये अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग समूह है, अलग अलग प्रकार है। अभी सभी प्रकार को जो है क्या कर दे, एक में बैठा दे। ये देखो बड़का झोला रख बना दिए, अब एकरे में जो है सब रख दिए, जितना संख्या है उस पर, तो उस सब क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया। जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जो है कक्षा बहुत होता है, अलग अलग होता है ना, कि पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा, लेकिन सब मिला दिए तो क्या बन जाता है, स्कूल बन जाता है, वास्तविक संख्या नहीं बनता, स्कूल बन जाता है। तो उसी प्रकार से जो है सब कक्षा मिला दिए तो स्कूल बन गया। तो उसी प्रकार से जो है ये सब संख्याओं को एक समूह में रख दिए, ठीक है, एक में मिला दिए, तो क्या बन गया, ये वास्तविक संख्या बन गया। समझ में आ गया। ऐसे लिख दो, सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आया सब लोग को वास्तविक संख्या ना, ये तो समझ में बढ़िया से आया होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक चीज और पॉइंट देखना है आप लोगों को। क्या देखना है कि जो है मान लो कि नेचुरल नंबर है सबसे छोटा हुआ, पहले खोजा गया सबसे छोटा हुआ, ठीक है। अब इस सब को अगर हम बात करें तो होल नंबर बन जाता है। जितना नेचुरल नंबर होता है सब होल नंबर होता है, कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या होता है। और सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है, देख लो यहाँ पर, सभी पूर्णांक संख्या क्या होगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है, ध्यान रखना ये P/Q। अब देखिए क्या सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है, तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता। इसका जात पात अलग है, इसलिए इसको अलगे खाली रखो, एक अलगे। देखो सब एक में मिला जुला रहता है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या ये अलग रहता है, अलग कैटेगरी पे है। अब इस सब को आपस में मिला दिए, इस सब के आपस में मिला दिए तो क्या बन गया, ये वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब देखिए एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, ऐसे पूछता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो नीचे माने बीचे वाला के इधर वाला पूछेगा, एकौठी उधर ले जाएगा तो कहेगा कि होता है, लेकिन ऊपर वाला के नीचे वाला में डालेगा तो नहीं, ठीक है। जैसे कहेगा कि सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होता है तो कहेंगे कि नहीं, कहेगा कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है तो नहीं, लेकिन ऐसे कहेंगे सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है तो जी, सभी जो है पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है तो होता है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है तो होता है। यानी कि नीचे इधर शुरू वाला लास्ट वाला सब होता है, लेकिन लास्ट वाला शुरू वाला सब नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को। अब आप जो है अपने कॉपी में इसको लिखिए, लिख लिए सभी लोग। सबसे हम लोग पहला इसमें टॉपिक बात करें 10वीं क्लास का पहला चैप्टर में,
तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या सीखना है, तो HCF ज्ञात करने सीखना है। क्या ज्ञात करने सीखना है, HCF ज्ञात करने सीखना है। आप लिख सकते हैं कि दो संख्या, इसमें जो है क्या होता है, दो पूर्णांक, हाँ लिखना है सब, दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने का नियम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पूर्णांक दिया हुआ रहता है और उसका आपको जो है HCF ज्ञात करना होता है। आप लोग लिखते भी चलो, दो पूर्णांक होता है और उसका HCF ज्ञात करना होता है। जैसे मान लो कि दो पूर्णांक A और B दिया हुआ है, तो आप लोग HCF ज्ञात करने पिछले क्लास में पढ़े हैं ना कि HCF कैसे ज्ञात करते हैं। म से निकालने सबको आता है, म से पहले बिना ये जो है नियम से सीखिए। बिना नियम से जैसे कहने का मतलब जो है 10 और 12 का 10 और 12 का HCF ज्ञात करें। तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे सब लोग। ज्ञात करके तनी दिखाओ तो हमको। हाँ, जैसे देखिए अभी 10 और 12 का आपको ज्ञात करना था ना, 10 और 12, तो 10 और 12 का ज्ञात करना, तो 10 और 12 कैसे करेंगे, तो इसमें से बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। तो जो बड़ा रहेगा उसको क्या करना है, A ले लेना है, ठीक है। बड़ा जो रहता है उसको क्या कर ले, उसको A ले ले। तो 12 है और B कौन है, छोटा वाला का B ले लेना है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग लगाना है, यानी कि B से A में भाग लगाना है, ठीक है। तो छोटा वाला से बड़ा वाला, तो छोटा इसमें कितना है, तो 10 है, बड़ा वाला कितना है, 12 है। अब भाग लगाइए, तो 10 एका 10, अब यह घटा ये, तो शेष कितना आ गया, 2। अब इस जो 2 शेष आता है, और यहाँ पर जिससे हम भाग लगाते हैं उसको यहाँ रखते हैं। अब 2 से अब 10 में भाग लगे, तो 2 5 कितना होता है, 10। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, शेष एकदम खत्म हो गया। HCF में यही देखना रहता है कि शेष बिल्कुल एकदम 0 करना रहता है। तो अब जौन संख्या से लास्ट में सबसे भाग लगाते हैं ना, वही HCF होता है। तो इसका HCF E वाला नहीं रहता है, E वाला रहता है। तो HCF कितना हो गया, इसका 2 हो गया। समझ में आ गया सब लोगों के, इसका HCF कितना हो गया, 2 हो गया। अब सबका सही हो गया होगा आप लोगों को, सबका सही हो गया। अब बताओ अभी 15 और 21 का, 15 और 21 का HCF बताइए तो जल्दी से आप लोग। 15 और 21 का HCF कितना होगा, क्या होगा इसका। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर कितना है इसमें, 15 ना, 21 ना। A बराबर क्या हो गया, 21। B बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो हम लोग क्या करते हैं, B से A में भाग लगाते हैं, तो B भागा में A हो जाएगा। तब B कितना है हमारे पास, 15 है। A कितना है, तो 21 है। तब 15 का 15 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा, 6 जो है यहाँ पर 15 उतार लेंगे, अब लगाइए तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो इसको घटाइए तो कितना होगा, 3। अभी 6 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, कट गया। तो HCF जो लास्ट वाला जिससे भाग लगाते हैं वही होता है HCF। तो HCF कितना हो गया, HCF बराबर 3। सबको समझ में आ गया। HCF ऐसे विभाजन विधि द्वारा निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी को, तो लोग की समझ में आ गया, विभाजन विधि द्वारा निकाल सकती है ना, ठीक है। अब जो है जब निकाल सकती है तो देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा जो है कैसे हम लोग विभाजन करते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। सबसे पहले समझिए क्या सूत्र होता है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसी फॉर्मूला के तहत जो है आप किसी भी संख्या को जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं आसानी से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब ए और बी क्या होता है तो लिख दे रहे हैं, जहां ए जो होता है दी गई बड़ी संख्या, दी गई बड़ी संख्या, बी क्या होता है दी गई छोटी संख्या, क्यू क्या होता है भागफल, आर का होता है शेषफल। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग को अभी थोड़ा सा जो है समझने में परेशानी होगा तो आप समझ, जैसे देखो मान लो कि हमको 10 तथा 12 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एलिगोरी द्वारा करें। इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ रहेगा, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, उस नंबर का जो है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जो है एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ऐसी प्रश्न लिखा रहेगा कि 10 तथा 12, 10 12 की जगह पर कुछ लिखा रह सकता है का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करें। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ए बराबर लिखना होगा। पहले लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है, तो दिया है, क्या दिया है तो ए बराबर, तो ए अब आपको दिमाग में रखना है कि ए किसको रखेंगे तो ए बड़ी संख्या को रखेंगे। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या कितना है 12 है ना। फिर बी बराबर, तो बी बराबर छोटी संख्या होता है तो 10 लिख देंगे। अब देखो क्यू और आर क्या होता है अपने से ज्ञात करना पड़ता है, इसमें दिया हुआ नहीं रहता, क्यू और आर अपने से आपको निकालना होगा। तो करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए अब विभाग रफ का ही कर लेना है। रफ कैसे करना है तो बी से ए में भाग लगाते हैं, यही ना हम लोग उस समय सीखे कि बी से ए में भाग लगाते हैं। और यहाँ जो आता है उसको क्या कहते हैं भागफल कहते हैं। तो भागफल को क्यू से सूचित करते हैं, और घटाने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। ये वाला अगर इसको हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या है, इसे भाजक, इसका नाम क्या है भाज्य, इसका नाम क्या है भागफल, और इसका नाम क्या है शेषफल, यही होता है ना। तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, चूंकि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो अब इसमें जो है ए के देखिए कहाँ पर है, ए जो है 12 है, 12 भागा में 10, 12 भागा में 10, तो 10 का पारा कई बार पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे 10, घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो अब यहाँ पर वही लिखना है, यहाँ से उतारना है 2 कॉपी, पहले कोई मत उतारो, पहले समझ लो एक बार। ए कितना लिखेंगे तो ए के जगह पर कितना लिखेंगे हम 12 लिखेंगे। देखिए ए बराबर 12 है ना, तो ए की जगह पर 12, बी के जगह पर कितना लिखेंगे तो बी की जौन होगा वो बी लिखेंगे, तो कितना है बी 10। अब क्यू और बी देखो आपस में गुना में, जब कोई चीज नहीं होता तो क्या रहता है गुना, तो गुना करते हैं। क्यू कौन वाला होता है ई वाला रहता है। देखिए क्यू यहाँ वाला है ना, भागफल को क्वाड्रेंट को जो है भागफल बोलते हैं। तो एक यहाँ पर गुना में क्यू का मान कितना दिया हुआ है 1 प्लस शेषफल कितना दिया है तो शेषफल आर ही वाला होता है, तो घटा के कितना आया 2, तो यहाँ आपको कितना रखना है 2 लिखना है। ई वाला रफ कॉपी में करना है, जहां बनाना है वहां नहीं करना है। इसके बाद देखिए अभी से अभी पूरा नहीं ना शेष 0 आया है, तो फिर आगे करेंगे, तो फिर आगे करेंगे तो 10 यहाँ हो जाएगा और 2 5 10 कट गया, शेष 0 आ गया। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो अब की ए बराबर देखो यहाँ वाला बीचे वाला ए रहता है, दूसरा का नंबर में ए बराबर कितना हो गया 10 हो गया, ए बराबर कितना हो गया 10, बी बराबर कितना हो गया तो जेकरा से भाग लगाते हैं उसको बी बोलते हैं, तो दूसरा का नंबर में बी कितना है 2 है। कितना इधर क्यू कितना आया है दूसरा का बल 5,
शेषफल कितना आया है 0। तो इसलिए जब r बराबर 0 हो जाएगा तब यहाँ ई जो शुरू ई वाला जो रहेगा, ठीक है, ई वाला रहता है ना, तो लास्ट वाला बी जो रहता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। HCF बराबर कितना हो गया। तो ई वाला बात आपको रफ कॉपी में करना है, मतलब ई वाला आना चाहिए, ई वाला आएगा तो ई वाला से आसानी से आप बना सकते हैं। अब जब इतना बनाइएगा तो 3 नंबर आपको परीक्षा में मिल जाएगा नंबर पूरा। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बताएंगे, पहले ये बना लीजिए। भाग विधि द्वारा इसको बना लेंगे सबसे पहले। जैसे a बराबर इसमें बताओ जी विशाल कितना होगा a बराबर, बड़ी हौस रहा है कहा बात का है, a बराबर क्या होगा इसमें जल्दी से बोलो तो। हाँ बड़ा वाला रहेगा कि छोटा वाला रहेगा, तो बड़ा वाला कितना दिया हुआ है 12,576। b बराबर कितना दिया हुआ है, अरे नहीं बोली निकल रहा है। चलो बेटा अब सबसे पहले इसको करेंगे क्या, भाग विधि द्वारा इसको बना लेंगे, ठीक है। तो भाग विधि द्वारा बनाएंगे तो पहले लिखेंगे 40 52, भाग में कितना लिखेंगे हम लोग 12,576। अब देखिए इससे इसमें भाग लगाएंगे तो देख लो 4,000 है। अब पूरा देखो पहाड़ा कौन 4,000 के याद करके बैठा है, तो ये जो है इसको देख लो कि ये 4 है और ये 12 है, बस इतने देखना, ज्यादा नहीं देखना है। 4 के पारा देखना है, 4 के पारा में 12 कई बार में आता है वो देखना है। तो 4 के पारा में 12 कई बार में आता है 3 बार में, तो वही 3 यहाँ करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 गुना 6, इसके बाद 3 5 15 का 5 और 3 0 0 हो गया 1 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो गया ना। अब इसको घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना, पहले तो मल्टीप्लाई करके देखो 3 गुना 6 हो गया, 3 5 15 का 5 हो गया, 1 हो गया, 3 चौके 12, ठीक है। अब इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, इधर क्या हो गया कट गया। अब जो यहाँ पर शेष आता है उस पहले एक स्टेप यहाँ कर लो, HCF बराबर क्या है हमारे पास वाट है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, फॉर्मूला यही होता है ना, a बराबर BQ प्लस R। अरे लिखते मत चलो, पहले समझ लो एक वो क्वेश्चन, घर से सब क्वेश्चन देंगे होमवर्क की बना के आना है, ज्यादा होशियार मत बनो। तो अब a बराबर वहां से लिख लीजिए कि a बराबर कितना हो जाएगा 12 5 7 6 लिख लिए। अब b के जगह पर वहां से देख लीजिए कि कितना लिखा हुआ है, b जी है बना है, तो 0 5 2, q कितना है तो e वाला है, गुना में लिखते हैं q कितना दिया हुआ 3 प्लस r कितना आया तो 420 है। अब अगला स्टेप आप एक एक स्टेप लिखते जाना, नहीं तो फिर गेज में हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा शुरू बाद में समझ में आ जाने के बाद सब लगेगा, लेकिन अभी नहीं पता चलेगा। अब इससे ऐसे करेंगे, आई वाला के यहाँ लिखेंगे 40 52। अब जो है कई बार भाग लगेगा, तो अब देख लो यहाँ पर 400 है, यहाँ 40 है, ठीक है, तो कई बार भाग लगेगा। तो इसमें अगर हम लोग 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार तो 10 चौके 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 20 होता है तो 200 बढ़ जाएगा तो 4200 हो जाएगा। तो इसलिए हमको जो है 10 बार पढ़ने से नहीं होगा, हमको 9 बार पढ़ना पड़ेगा पहाड़ा। पहाड़ा जो है यहाँ पर 9 बार, तो 9 से गुना कर दो, तो 9 0 0, 9 दूना 18 का 8 और 9 चौके 36 और 1 35 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पर 9 हो गया और 9 में से 7 गया तो 2 और इधर कट गया 272। अब इसको अब फिर आप एक ही स्टेप आप बढ़ा लीजिए, तो a बराबर आपकी कितना लिखेंगे, a के नीचे यहाँ जो ई वाला जो रहता है वो वाला यहाँ आ गया ना, तो कितना आएगा 40 52 बराबर डी वाला ई होता है तो 40 20 गुना में इधर कितना है तो 9 है, शेष कितना आया 272 हो गया। अब अगला स्टेप करेंगे, तो अगला स्टेप तो उधर जगह नहीं है तो यहाँ कर लो 272 भागा में अब कौन वाला आएगा, यू लाएगा ना, ई वाला आते रहता है, तो यहाँ हो गया 40 20। अब कई बार में जाएगा, 2 बार में खुद देखो 500 से बेसी हो जाएगा ना, तो 1 बार करेंगे,
तो एक बार करेंगे तो 272। ये सब डिवाइड है, डिवाइड तो आता है सब लोगों को। तब घटाइएगा तो कितना होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, 9 ना, तो नहीं ना 11 बचा है। तो 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11, ठीक है, 4 होता है। और यहाँ पर कितना बचा है हमारे पास, तो 1 हाथ से दे दिया तो 3, 3 में से 2 गया तो 148। अभी इसको बढ़िया से लिख लेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, 420 बराबर 272 गुना में 1 प्लस 148। अब अगला स्टेप करेंगे, ये वाला यहाँ जाता है 272। अब कई बार जाएगा, एक बार जाएगा कि 2 बार जाएगा, तो 2 बार करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो समझ लो 150 के नजदीक है ना, तो 300 के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए 2 बार नहीं जाएगा, इसलिए कई बार जाएगा, ये एक के बार जाएगा। तो एक बार गुना करते हैं तो उसमें कोई चीज आता है। अब भाग घटाइए इसको, तो 12 में से 8 गया तो कितना, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 एक दे दिया है, यानी कि 6 में से 4 गया तो 2। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तब उसको फिर से यहाँ लिख लीजिए, कितना हो गया यहाँ पर 272 बराबर 148 गुना में कितना, 1 प्लस में कितना 124। अभी अगला स्टेप फिर 124 148। अब कई बार जाएगा, तो देखिए 100 है, यो 100 है, तो एक बार जाएगा, बेसी नहीं के जाएगा। तो एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 124। घटाइए तो 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ पर घटाइए 2, इधर कटेगा। अब इसको फिर से यहाँ पर ऐड कर लीजिए, कितना आया 148 बराबर 124 गुना में कई बार लगाए हैं भाग, एक बार लगाए थे 1 प्लस शेषफल कितना आया 24, तो 24। अब फिर लगाइए 24 से किस में लगाएंगे हम लोग, 24 से अब 124 में लगाएंगे ना, 124। तो 24 के पहाड़ा में 124 आता है, बताइए 24 के पहाड़ा में 124 नहीं आता है, लेकिन 120 आता है, ठीक है, कई बार आता है, तो 20 पते 105 आता है। तो 5 के 20 के 0 और 5 गुना 10 और 2 12। इसको कर दीजिए 4, यहाँ पर काट जाएगा, कट जाएगा। तो अब अगला स्टेप यहाँ कर दीजिए, कितना आया 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस कितना 4। अभी अब कितना लिखेंगे यहाँ पर 24, तो 4 के पहाड़ा में 24 आता है, 6 चौके 24, कट गया। अब शेष खत्म हो गया। तब लिख दीजिए यहाँ पर 24 बराबर 4 गुना में 6 प्लस 0। तो अब जो है शेषफल अब नहीं बचा है ना, अब भाग जाएगा कि नहीं वहां पे, बताइए। अब भाग वहां पर नहीं जाएगा, इसलिए HCF लास्ट वाला B होता है, तो लास्ट वाला B E है ना, तो लास्ट वाला B कितना है, तो 4, तो 4 हो गया। समझ में आया सब लोगों को। फिर से एक बार देख लो कि करना क्या है, कि जो नंबर दिया हुआ रहता है बड़ा वाला, ओकरा में छोटा वाला से भाग लगाना रहता है। भाग लगाने के बाद जो गुणन भागफल आता है ओकरा Q मान के यहाँ पर लिखते चलना है, Q की जगह पर। शेषफल जो आता है उसको R मान के चलना है, और हर स्टेप में उसको यहाँ पर एक एक अलग अलग लाइन में लिखते जाना है, ठीक है। और इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं आप जो है HCF यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम के द्वारा। अब यहाँ देखो, पहले एक कॉमन बात है इसमें, क्या कॉमन बात है, तो होता कैसे है, यू वाला नहीं हो रहेगा तब वो ई वाला बनता है, लेकिन आपको सीखने के लिए हम ई वाला बता रहे हैं। और नहीं तो ई जब लिखने आ जाएगा बस तो सब समझ में आएगा। जैसे देखो इतना दिया हुआ है ना, और ई वाला दिया, ई वाला दिया, तो आपने दिमाग में लगाओ कि इसको कई बार गुना करेंगे, तो कई बार गुना करेंगे कि इसके आसपास आ जाएगा, इतना नहीं आएगा तो इसके आसपास करेंगे, तब 3 बार गुना करेंगे तो इसके आसपास आ जाएगा, तो यहाँ 3। अब गुना करके घटा के दिमाग में, और फिर यहाँ शेषफल लिख दो। फिर इसके बाद हुआ क्या, यहीं से देखो, उधर मत ध्यान देखो, अब यहाँ देखो क्या कि ई वाला यहाँ लिखे और शेषफल के यहाँ लिखे। अब ई वाला शेषफल को देखे कि ई वाला के पहाड़ा में ई कई बार में आता है, तो 10 बार में देखे तो बेसी हो रहा है, तो 9 बार में आएगा, तो 9 कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको दिमाग में घटाए, तो शेषफल कितना आ गया 272। अगला बार क्या किए, तो ई वाला B अब यहाँ आ गया और शेषफल यहाँ आ गया, देखो आया ना। तो अब एक से इसमें देखेंगे तो कई बार, तो एक के बार जाएगा, 2 बार में बेसी हो जाएगा, फिर शेषफल इतना है। तो फिर ई वाला, अब ई वाला देखो हमेशा ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ, ऐसा आ रहा है ना। तो इस प्रकार से यह दोहरा रहा है।
चलिए जो है आप लोग बनाइए। ऐसा प्रश्न अब आज का होमवर्क है। जैसे उदाहरण नंबर 4 है 420 और 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। प्रश्नावली 1.1 का भी है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 196 और 38,220 का। आगे है 867 और 255 का, 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है। धन्यवाद।